राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया हो? चलो भाई, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट। ठीक है भाई, तो लाइट हम आज स्टार्ट करेंगे। भाई साहब, इससे एग्ज़ाम में मान के चलो 2 से 3 सवाल आते हैं, सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछता है 2 से 3 सवाल। अब आप खुद समझदार हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये क्लास। तो देखो, लाइट लाइट का जो अध्ययन है ना, प्रकाश यानी लाइट, इसका अध्ययन हम ऑप्टिक्स में करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ऑप्टिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो प्रकाश यानी लाइट का अध्ययन हम ऑप्टिक्स में करते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक बात। अब आगे देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि पढ़ी थी हमने, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक बात। आगे देखो, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है ना, तो परावर्तन के पश्चात वह हमारी आँखों तक पड़ता है, जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देती है। इसका मतलब समझो। देखो, जैसे ये कोई वस्तु है ये, और यहाँ से कोई लाइट आई, ये इस पर आई, देखो टिक 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 करके ये आई। अब इस पर ये हमारी आँख है, ये समझो ये हमारी आँख है। तो यहाँ से लाइट पड़ी, इस पर पड़ी वस्तु पर, और इससे परावर्तित होकर ये हमारी आँख पर गई। पहले ये प्रकाश आया, वस्तु पर पड़ा, और वस्तु से टकरा कर वापस ये हमारी आँख तक गया, तब जाके हमको वस्तु दिखाई दी। तो वस्तु हमको दिखाई दी किस कारण? परावर्तन के कारण, क्योंकि वस्तु ने प्रकाश को क्या करा? परावर्तित करा। ठीक बात। तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, पहला सिंपल सा सवाल ये बनता है कि हमको कोई वस्तु दिखाई क्यों देती है? क्योंकि वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर देती है, और जो वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाती है वो हमको दिखाई नहीं देती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना? कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक बात, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, प्रकाश होता है ना, वो द्वैत प्रकृति यानी ड्यूल नेचर दर्शाता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है। सीधा सीधा सिंपल सवाल एग्जाम में आएगा कि प्रकाश कौन सी प्रकृति दर्शाता है? तो प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है। द्वैत का मतलब दो, एक तो तरंगीय और एक कणीय। मतलब प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर भी बना होता है और तरंग से मिलकर भी बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर भी बना होता है और तरंग से, ऐसे तरंग से भी मिलकर बना होता है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना है कि प्रकाश कण से भी मिलकर बनता है, तरंग से भी मिलकर बनता है। मतलब ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति दर्शाता है। बोलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब आगे देखो, प्रकाश का जो वेग होता है ना, एग्जाम में भाई साहब कितनी बार सीधा सीधा पूछा गया है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो याद रखना, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड के अंदर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है प्रकाश। सोच लो कितना हाई वेग है। तो सीधा एग्जाम में पूछता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जो वेग है वो है प्रकाश का। इसको नोट करके रखना, स्टार पॉइंट लगा लेना भाई, एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछेगा आपसे। ठीक। दूसरा ये बनता है कि ये जो प्रकाश का वेग है ना, वो दिया किसने था? उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है रोमर। प्रकाश का जो वेग है वो किसने दिया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। टू दी पॉइंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से इनको नोट कर लो। और अगर आपको समझ आ रहा है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, और अपने दोस्तों को जोड़ लो। इस बार भाई सिलेक्शन होएगा, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। और एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बाहर से चला जाए ना, तो बोलना मेरा विश्वास है एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने खुद ने इन नोट्सों से तैयारी करी है, और मैं उन्हीं नोट्सों को आपको बता रहा हूँ। एक सिंगल क्वेश्चन साइंस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक बात। अब आगे देखो, प्रकाश की जो तरंग जो होती है ना, प्रकाश तरंग वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और अनुप्रस्थ तरंग होती है।
ये हम साउंड में भी पढ़ चुके हैं, जब साउंड पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था हमने, और इसमें पढ़ रहे हैं। प्रकाश की जो तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, सीधा सीधा पूछता है, नोट करके रखना। और अनुप्रस्थ होती है, इसमें देखो अनुप्रय में प्र आ रहा है, प्र और प्र में भी प्रकाश आ रहा है, ठीक बात। तो प्रस्थ और प्रकाश, तो अनुप्रस्थ तरंग भी होती है और चुंबकीय तरंग भी होती है। इतनी बात समझ आ गई क्या? एक क्वेश्चन ये देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, नोट करके रखना कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। एग्जाम में सीधा सीधा इतनी बार पूछा है भाई, पूछो ही मत कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा है। तो भाई साहब 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है लगभग। 18 सेकंड भी दे सकता है वो, है ना, 22 सेकंड भी दे सकता है, तो लगभग है 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। भाई साहब 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 स्टार लगा लो ये क्वेश्चन को। एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। टू दी पॉइंट क्वेश्चन है, इनको नोट करके रखना भाई। बोलो इतनी बात समझ आ गई ना? इससे देखो ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश तरंग चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग हैं, और प्रकाश का वेग 8 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको रोमर ने दिया था, हमने इसमें ये याद करा। अब आगे देखते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश है, हमें कोई वस्तु परावर्तन के कारण दिखाई देती है, तो ये परावर्तन क्या होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं, और उसके नियम क्या हैं ये भी देखते हैं। तो देखो ये कोई सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, ठीक। इस सरफेस को हमने क्या करा, पॉलिश कर दिया। तो एग्ज़ाम में ना कितनी बार तो यही पूछता है कि जो कांच होता है उसको हमने क्या करा, ये पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश किसकी करते हैं हम, कांच पे पॉलिश किसकी करते हैं? तो उस पर देखो रजत, सिल्वर और अर्जेंटम, कुछ भी नाम ले लो, एक ही बात, रजत कह दो, सिल्वर कह दो, अर्जेंटम कह दो, एजी कह दो, चांदी कह दो, कुछ भी कह दो, है ना, मतलब उसमें ये होते हैं, इनकी पॉलिश की जाती है यहाँ पे। इतनी बात समझ आ गई ना? अब आगे देखो, अब जैसे ही पॉलिश करी तो ये क्या बन गया, ये एक तरह की सरफेस बन गई। अब क्या होगा, देखो ये एक अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब। और अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है। कितने पर, 90 डिग्री पर। तो देखो यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इस सरफेस से टकराई, और टकराने के बाद ये निकल गई सीधी, यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई। तो ये एक माध्यम था ऊपर वाला, और ये माध्यम था दूसरा। तो जिस माध्यम से आई ना, उसी माध्यम में वापस निकल गई। इसी घटना को बोलते हैं परावर्तन। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में निकल गई, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? परावर्तन समझ आ गया? अब देखो जो किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आ रही है तो आपतित किरण, और जा रही है तो परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली परावर्तित किरण। और अभिलंब से जो कोण बनाती है ना, उसको बोलते हैं, आपतित किरण बनाएगी तो आपतन कोण, और परावर्तित किरण बनाएगी तो परावर्तन कोण। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अभिलंब से जो कोण बनाती है आपतित किरण उसको आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब से जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। बोलो इतनी बात समझ आ गई ना? अब देखो इसके नियम क्या हैं। पहला नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये अभिलंब से जो आपतन और परावर्तन कोण है ना, इन दोनों का मान बराबर होगा भाई। एग्जाम में देखो क्या बोलता है, वो कहेगा कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो भाई परावर्तन कोण का मान बताओ। तो भाई कुछ नहीं, जितना आपतन कोण उतना ही तो परावर्तन कोण होता है कि नहीं होता है? आ गई बात समझ में? तो डरना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण होगा। पहला नियम ही ये कह रहा है। दूसरा देखो, आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली, और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलो एक ही तल में है कि नहीं है ना? ठीक बात। तो ये दो नियम हैं परावर्तन के, ये हमने पढ़े। एक बात और सुनो, अगर प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आई ऊपर से अभिलंब से, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान ही क्या हो गया, 0 हो गया। बिल्कुल अभिलंब से आई तो उस स्थिति में आपतन और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा?
अगर किरण प्रकाश की किरण बिल्कुल अभिलंब से आती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य होगा। इस पॉइंट को भी नोट करके रखना। बोलो यहाँ तक की कहानी आपके समझ आई कि नहीं आई? आ गई ना भाई? अच्छे से समझ आ रहा है ना? तो भाई वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ समझ आएगा। और जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ने वाले हैं भी नहीं। ठीक बात है ना? अब आगे देखो भाई साहब, अब हम पढ़ेंगे देखो दर्पण। दर्पण यानी मिरर। मिरर क्या है? दर्पण। तो किसी पारदर्शी कांच का एक सतह को पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण बन जाता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि ये कोई कांच है, इसकी एक साइड में ये पॉलिश कर दी तो ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। ठीक बात। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। दर्पण कितने होते हैं? दो, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है उसको बोलते हैं अभिसारी और उत्तल को बोलते हैं अपसारी। ये अभिसारी और अपसारी क्या होते हैं इनको भी अभी हम देखेंगे। जब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो इनको भी आसानी से हम समझेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि गोलीय दर्पण दो भागों के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल को बोलते हैं अभिसारी और उत्तल को बोलते हैं अपसारी। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई ना? अब आगे देखो। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण। ठीक बात। समतल दर्पण। तो देखो समतल दर्पण क्या होता है। देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा हो। सीधा का मतलब जैसे बिल्कुल सीधा हो, वो बांका तीका यानी ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ नहीं हो, बिल्कुल सीधा अगर है तो उसको बोलेंगे समतल। नाम से ही पता चल रहा है समतल है तो समतल दर्पण। जैसे ये जो दर्पण दिख रहा है ना, ये समतल दर्पण है। अब देखो क्या होता है, ये एक समतल दर्पण है, दिख गया? तो देखो इस समतल दर्पण के सामने ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये रखी, दिख रही है ये वस्तु रखी हुई। ये समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है, तो ये दर्पण के अंदर भी हमको 2 मीटर की दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है तो हमको प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा। और अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से v वेग की ओर आ रही है तो समतल दर्पण पर वो हमको दुगने वेग से आती हुई दिखाई देगी। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से आ रही है तो वो प्रतिबिंब हमको दुगना 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। भाई साहब टू दी पॉइंट क्वेश्चन है, याद करके रखना। ठीक बात। अब देखो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर आगे रखी हुई है ना, तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतना ही पीछे यानी 2 मीटर दिखाई देगा, जो हमने अभी अभी देखा है। पहला पॉइंट याद आ गया। दूसरा पॉइंट देखो ये रहा, प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब होता है ये अभिसारी होता है, वास्तविक नहीं होता, अभिसारी होता है, सीधा होता है। मतलब सीधा का मतलब जैसे ये ऐसे है तो इधर भी ये ऐसे ही बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक बात। और हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा, यानी वस्तु 2 मीटर की है तो वो बन गया भाई साहब 1.5 मीटर का, नहीं 2 मीटर की है तो 2 मीटर का बनेगा, 3 मीटर की है तो 3 मीटर। जितनी वस्तु है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और जितना साइज़ की वस्तु है उतनी साइज़ की बनेगा। एक छोटा सा परिवर्तन आएगा, उसको बोलते हैं भुजा परिवर्तन। इसको नया नाम से जानते हैं, देखो इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं? देखो ये लिख रहा, पार्श्व परावर्तन। इसका मतलब क्या है? पार्श्व परावर्तन मतलब भुजा। जैसे यहाँ कोई वस्तु खड़ा है तो उसका जैसे दो, एक दायां साइड एक बायां साइड, तो इधर का दायां साइड इधर का बायां साइड उल्टा हो जाएगा, यानी जिसका इधर दायां है तो वो बायां हो जाएगा और जो बायां है तो वो दायां हो जाएगा, मतलब उसकी भुजा परिवर्तन हो जाएगी। बस इतना परिवर्तन आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बोलो इस बार भुजा परिवर्तन पार्श्व परावर्तन समझ आ गया? ठीक। अब तीसरा पॉइंट देखो, बिंब जो होता है ना, ये अभी हमने बताया था, अगर वो v वेग से दर्पण की ओर गति कर रहा है, ऐसे v वेग से,
तो जो प्रतिबिंब है ना वो 2v वेग से गति करेगा, दुगुने वेग से गति करेगा। कितने से गति करेगा? 2v वेग से गति करेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो चौथा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे अपनी कुल लंबाई का कितना दर्पण रखना होगा? कोई आदमी है, वो कह रहा है भाई मेरे पैरों से लेके सर तक पूरा प्रतिबिंब मुझे दिखना चाहिए, तो मुझे दर्पण कितना बड़ा लेना चाहिए? तो भाई जितना बड़ा वो आदमी है ना, सपोज करो मान ले कोई आदमी 5 मीटर का है, 5 मीटर उसकी लंबाई है, तो उस आदमी को 2.5 मीटर का लेना होगा। अब 5 मीटर का आदमी तो नहीं, 5 फुट मान ले, तो कोई आदमी 5 फुट का है तो उसका 5 फुट का प्रतिबिंब चाहिए, तो उसको दर्पण 2.5 फीट का यानी आधा लेना पड़ेगा। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आप याद रखना, जितना साइज का व्यक्ति है उससे आधा साइज का उसको क्या लेना पड़ेगा? दर्पण लेना पड़ेगा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। बोलो इतनी बात समझ आ गई ना अपने? आ गई। अब आगे देखो, अगला पॉइंट है, यदि आपतित किरण को स्थिर रख दिया जाए, कोई किरण आ रही है ऐसे आपतित किरण, उसको स्थिर रख दिया जाए तो दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, और जो दर्पण है ना उसको घुमा दिया। अब की बार क्या है, किरण तो स्थिर है लेकिन दर्पण है ना उसको थीटा कोण से घुमा दिया तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। बस ज़्यादा बुद्धि कुछ नहीं लगानी, बस इतना याद रखना है, अगर आपतित किरण है उसको स्थिर कर दिया, दर्पण को घुमा दिया थीटा से, तो वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना? आ गई ना? ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा अपन को याद रखना भी नहीं है। अब आगे देखो, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। भाई एग्जाम में ना सीधे सीधे सवाल पूछते हैं इससे, इसलिए याद रखना। देखो पहली कंडीशन है, अगर कोई वस्तु है ना, ये दर्पण रखा है, ये दोनों दर्पण समांतर रखे हुए हैं, ठीक, तो इनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत। एक दर्पण यहाँ है, दूसरा बिल्कुल इसके पैरेलल में खड़ा कर दिया और उनके बीच में कोई वस्तु है, तो उस पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पूछता है, कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना भाई? हो गया ना? बस अब देखो दूसरा, एक दर्पण ऐसा और दूसरा दर्पण ऐसा, तो भाई साहब ये जो है ना दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। कितने पर? 90 डिग्री पे। अब एग्ज़ाम में सवाल पूछता है भाई अब बताओ प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो देखो कुछ नहीं करना आपको, ये जो सूत्र है ना ये वाला, ये याद रखना, 360 डिग्री में थीटा का भाग देना है आपको। क्या करना है? 360 डिग्री में थीटा का भाग देना है। अब उसमें जितना उत्तर आता है ना, कितना आएगा? तो देखो उसमें उत्तर जो भी आएगा ना, अगर उसमें उत्तर आता है सम तो हम उसमें से 1 घटा देंगे, ये वाला, और उत्तर आता है विषम तो हमारा उत्तर विषम ही होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा उत्तर हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा। अगर सम आ रहा है तो उसमें 1 कम कर देंगे। अब जैसे ये देखो 90 डिग्री पे रखें, 360 में 90 का भाग दिया तो कितना आया? 4 आया, लेकिन ये सम है तो -1 कर दिया, कितना आया? 3 आया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब जैसे 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, यहाँ कोई वस्तु रख दी, 2 दर्पण है समतल दर्पण, उनके बीच में कोण 120 डिग्री का है, हमने वहाँ कोई वस्तु को रख दिया। अब वो वस्तु हमने यहाँ तो रख दी, लेकिन अब बताओ इसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो वही एक 360 में हमने 120 का भाग दिया, उत्तर आया 3। भाई विषम है तो हमारा विषम है, तो ठीक है यही उत्तर होगा। अब इसमें 90 था, 4 उत्तर आया था, सम था तो ये घटा दिया हमने, यानी उत्तर हमेशा विषम आएगा। आप तो बस इतना सा याद रख लो, सम आ रहा है तो उसमें 1 घटा देंगे, 360 में अपन को तो थीटा का भाग देना है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना भाई? फटाफट लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो भाई, टू दी पॉइंट, एकदम मस्त क्लास चल रही है, धुआंधार। अब देखो समतल दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग। अब भाई समतल दर्पण पढ़ लिया, प्रतिबिंब भी पढ़ लिए, अब इसके उपयोग कहाँ है भाई इसका? तो देखो भाई, आईना देखने में, अपन जो कांच देखते हैं, सुबह सुबह उठ के कांच देखते हैं, मुँह अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें दर्पण कौन सा होता है? तो ये समतल दर्पण ही होता है। ठीक बात। पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप क्या होता है? पनडुब्बी का नाम सुना? पनडुब्बी का, उसी को पेरिस्कोप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखो ये एक ट्यूब होती है और फिर एक ट्यूब ऐसे होती है, एक ट्यूब ऐसे होती है। ये ट्यूब एक तरह से ये जेड शेप में ऐसे होती है। इसमें एक यहाँ पर मिरर लगा होता है, एक यहाँ मिरर लगा होता है। ये दोनों मिरर
45 डिग्री पर लगे होते हैं। कितने डिग्री पर? 45। ताकि यहाँ से, एक मिनट रुको, देखो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ से किरण आई तो इससे यहाँ से टकराई, टकराने के बाद यहाँ गई, इसको टकरा के यहाँ गई। तो इसका जो उपयोग है ना, वो पानी के अंदर, जैसे मान लो कोई पनडुब्बी है पानी में, तो ये इतने ये पानी में डूबी हुई होती है, ये जो भाग है ना ऊपर रहता है। तो इससे क्या होता है, जैसे बाहर प्रकाश जाता है तो यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ कोई सामने, तो इससे किरण प्रकाश आया, यहाँ ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा और ये इससे टकराएगा। तो इसके अंदर कोई आदमी बैठा है ना, तो उसको ये वस्तु जो है वो दिखाई दे जाएगी। तो इसका जो उपयोग है ना, उपयोग क्या है ये देखो। तो इसका जो उपयोग है ना, देखो पहले तो ये देखो, दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री पर जोड़ते हैं। पेरिस्कोप में, पनडुब्बी में दो समतल दर्पणों को कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर जोड़ते हैं। तो इसका उपयोग है, जैसे खाइयों में, समुद्र में छुपे हुए दुश्मनों को देखने में इसका उपयोग करते हैं। खाई है, कोई खाई, तो उसमें कोई दुश्मन है तो खाई के भीतर, जैसे ऐसे पीछे से जाके देख लिया, समुद्र में भीतर कोई दुश्मन है तो बस आगे से ऐसे निकाल दिया इसको, पानी को थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। आ गया पनडुब्बी यानी पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है। आगे देखो, इसका उपयोग कैलिडियोस्कोप में किया जाता है। अब ये कैलिडियोस्कोप क्या है, तो देखो कैलिडियोस्कोप में क्या होता है, 3 समतल दर्पण होते हैं। इसमें तो 2 थे, इसमें होते हैं 3, और तीनों 60 डिग्री के कोण, 60 डिग्री के कोण पर होते हैं। और कैलिडियोस्कोप का जो उपयोग है ना, वो रंग बिरंगी तस्वीर बनाने में किया जाता है। किस में करते हैं? रंग बिरंगी तस्वीर बनाने के लिए करते हैं। बोलो आया, समझ नहीं आया? आगे देखो, इसका उपयोग होता है माइक्रोस्कोप में, छोटी वस्तु है उसको बड़ा करके देखना है। टेलीस्कोप में कोई वस्तु दूर है, सूर्य है, चंद्रमा है, उनको देखना है, टेलीस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक है एंड्रियोस्कोप में। एंड्रियोस्कोप का मतलब, इसका उपयोग है ना डॉक्टर करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जैसे किडनी है, आहार नाल है, तो उनका जो पता लगाने के लिए जो डॉक्टर यूज करता है उसको बोलते हैं एंड्रोस्कोप, उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बोलो, इतनी बात इनको याद कर लेना, नोट कर लेना। ये एग्जाम्पल हैं समतल दर्पण के, इसलिए एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछता है। बोलो, इतना समझ आया कि नहीं आया आपके? आ गया ना? तो ये हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। बोलो, समतल दर्पण और परावर्तन जो है आज जो हमने अब तक पढ़ा, वो आपके समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो भाई बढ़िया से ना वीडियो को लाइक कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा विश्वास रखना, आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बार हम जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन 3 चलाएंगे। भाई साहब, इस बार ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, अभी नई वैकेंसी जो एएलपी के फॉर्म चल रहे हैं ना, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर से नहीं जाएगा, और आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? और आप बोल देना, आप किनको बोल देना? जिन्होंने कहा था ना कि तुझसे ना हो पाएगा, बस उनको बोल देना ये बात। क्या बोलना है? क्या बोलना है बताओ? माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मोती सी चमकाऊंगी, तू सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। लोग क्या कहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बार हमको सिलेक्शन लेना है बस। ठीक है ना भाई? धन्यवाद। जय श्री राम।